जिस आर्टिकल 26 को अपना सबसे बड़ा हथियार मानकर कपिल सिब्बल वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी बिसात बिछा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में ही कपिल सिब्बल का वही हथियार तोड़कर रख दिया और सीजेआई संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल को संवैधानिक पहलुओं की जानकारी दी। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, आर्टिकल 26 सेक्युलर है और ये सभी समुदायों पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी का देश की राजनीति में दूरगामी असर हो सकता है। अब तक कपिल सिब्बल इसी को आधार बनाकर वक्फ कानून को रद्द करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सीजेआई की इस बड़ी टिप्पणी के बाद मामले का पूरा रुख ही बदल गया। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कपिल सिब्बल को कहा कि आपको जो कहना है जल्द कहिए और बड़ी बड़ी बातें बताइए, हमें और भी काम करने हैं। वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कपिल सिब्बल भी पैरवी कर रहे हैं और इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच में हो रही है, जिसमें उनके अलावा जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल हैं। नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस खन्ना ने साफ किया कि जहां तक भूमि कानूनों का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट को हमेशा संरक्षण प्राप्त है। एक मौके पर सिब्बल ने कहा कि वक्फ काउंसिल और बोर्ड में पहले सिर्फ मुसलमान होते थे, अब हिंदू भी हिस्सा हो सकते हैं। ये संसदीय अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों का सीधा अतिक्रमण है। इस पर जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि प्रशासन आदि से जुड़े कुछ अनुच्छेद 26 के शब्दों को आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता। इस दौरान सिब्बल संविधान के आर्टिकल 26 के इर्द गिर्द घूमते नजर आए और उन्होंने कहा कि आप वक्फ बना सकते हैं, संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। मान लीजिए कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, रजिस्टर नहीं करना चाहता। चीफ जस्टिस ने उन्हें फिर टोका और कहा कि रजिस्ट्रेशन में क्या समस्या है। सिब्बल कहते रहे कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ खत्म कर दिया गया है और ये धर्म का मूल हिस्सा है। उन्होंने यहाँ तक दलील दे दी कि दिक्कत ये है कि अगर वक्फ 3000 साल पहले बना है वह डीड मांगेंगे। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हिंदुओं के मामले में भी सरकार ने कानून बनाया है, संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बनाया है। चीफ जस्टिस संजय खन्ना ने ये कह दिया कि आर्टिकल 26 सेक्युलर है और ये सभी समुदायों पर लागू होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धर्म से जुड़े मामलों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये स्वतंत्रता कुछ शर्तों के साथ मिलती है। ये शर्तें हैं सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य। अनुच्छेद 26 कहता है कि हर धार्मिक समूह या उसके हिस्से को कुछ अधिकार हैं, जैसे वे धार्मिक संस्थाएं बना सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। वे अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन खुद कर सकते हैं। उन्हें संपत्ति खरीदने और रखने का भी अधिकार है। वे कानून के अनुसार अपनी संपत्ति का प्रबंधन कर सकते हैं। मतलब कि धर्म से जुड़े कामों को करने की आज़ादी है, लेकिन कुछ नियमों के साथ। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर सांप्रदायिक हिंसा फैली है। ममता बनर्जी इमामों के साथ बैठक कर उन्हें ये बता रही हैं कि वो कहां हर साल नमाज पढ़ने जाती हैं। चूँकि मालदा की सीट कांग्रेस ने जीती है तो वहां शांति कायम करना उनकी जिम्मेदारी है और इसी तरह से वक्फ कानून केंद्र सरकार ने बनाया है तो फिर राज्य में अमन कायम उसे ही करना है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल वक्फ कानून के खिलाफ बेकार की दलीलें दे रहे हैं। इन सब के बीच पीएम मोदी कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पिछली रात हुई एक हाई प्रोफाइल बैठक ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। इस बीच बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए। बीजेपी के शीर्ष नेताओं की ये बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं की मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि चर्चा में राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं। वहीं पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव का होना आर्थिक और बुनियादी ढांचों से जुड़े मामलों की ओर इशारा करता है। कुछ जानकारों का कहना है कि ये बैठक मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल की संभावनाओं को भी बल दे रही है। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी का राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना किसी बड़े फैसले का संकेत दे रहा है, क्योंकि दोनों की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। हालांकि इस मुलाकात का आधिकारिक एजेंडा सामने नहीं आया, लेकिन सियासी हलकों में इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ का मानना है कि एक औपचारिक मुलाकात हो सकती है, लेकिन नड्डा के आवास पर चल रही बैठक के साथ इसे जोड़कर देखा जा रहा है। क्या ये मुलाकात किसी बड़े संवैधानिक या प्रशासनिक फैसले से जुड़ी है? क्या सरकार कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है? ये सवाल सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन मुलाकातों और बैठकों को लेकर सोशल मीडिया पर भी इन घटनाओं को लेकर खूब चर्चा हो रही है।
कई यूजर्स ने इसे कुछ तूफानी होने का संकेत बताया। एक यूजर ने लिखा कि मोदी जी का राष्ट्रपति से मिलना और नड्डा के घर शीर्ष नेताओं की बैठक ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ लोगों ने इसे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़ा तो कुछ ने इसे हाल ही के सियासी घटनाक्रमों जैसे विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई से जोड़कर देखा। हालांकि ईडी की कार्रवाई ज़्यादा मायने नहीं रखती क्योंकि वो एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन संकेत बंगाल की तरफ हैं जहां ममता बनर्जी की बेलगाम सरकार अपनी ही जनता की आवाज़ कुचलने को बेताब है। हालांकि अभी तक कहीं से कोई बयान नहीं आया, इसलिए इन दोनों बैठकों का असली मकसद साफ नहीं है। लेकिन इतना तय है कि पीएम मोदी कुछ बड़ा करने की तैयारी में हैं। क्या ये सियासी या प्रशासनिक बदलाव होगा, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही सबसे पहले कपिल सिब्बल दलीलें देने लगे, लेकिन आर्टिकल 26 को सेक्युलर बताकर सीजेआई ने एक झटके में कपिल सिब्बल की बोलती बंद कर दी। जब बारी अभिषेक मनु सिंघवी की आई तो उन्होंने ऐसा अजीब सा तर्क दे डाला जिसकी वजह से उन्हें सीजेआई की डांट तक सुननी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे से ज्यादा की बहस चली और इस दौरान कपिल सिब्बल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी कि इस कानून से मुसलमानों को कैसे नुकसान है। अभिषेक मनु सिंघवी की एक दलील पर सीजेआई संजीव खन्ना उखड़ गए और कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि देश भर में 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं जिनसे आधी यानी 4 लाख से अधिक प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर के तौर पर रजिस्टर हैं। सिंघवी ने आगे दलील दी और इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। इस पर सीजेआई खन्ना ने सिंघवी की दलील पर कहा कि जब वो दिल्ली हाई कोर्ट में थे तब उन्हें बताया गया था कि वो जमीन वक्फ संपत्ति है और उन्होंने कहा कि हमें गलत मत समझिए, हम ये नहीं कह रहे कि सभी वक्फ बाय यूजर संपत्तियां गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान सिंघवी ने चुटकी लेते हुए सीजेआई को दलील दी कि उन्हें ये तक सुनने में आया कि संसद भवन की जमीन भी वक्फ की है। उन्होंने कोर्ट से पूछा क्या अयोध्या केस में जो फैसला दिया गया वे इस मामले में लागू नहीं हो। उन्होंने संशोधित वक्फ अधिनियम पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की और कहा कि जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक संशोधन लागू नहीं किया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने दलीलों के दौरान अनुच्छेद 26 का जिक्र किया और फिर कहा कि अगर मुझे वक्फ को कुछ देना है तो मुझे सबूत देने होंगे कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं। अगर मैं मुस्लिम ही जन्म लेता हूं तो ऐसे क्यों मरूंगा? मेरा पर्सनल लॉ यहां पर लागू होगा। अगर वक्फ बनाने वाला कागजात देता है तो वक्फ कायम रहेगा। इस पर सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी समुदायों पर लागू होता है और ये सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं है। इस बीच अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने भी कहा अधिनियम की धारा 3R के 3 पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर इस बात पर कि इस्लाम का पालन करना यदि आवश्यक धार्मिक अभ्यास माना जाता है तो इसका प्रभाव नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी पड़ सकता है। अहमदी ने कहा कि ये अस्पष्टता पैदा करता है, इसे स्पष्ट करने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार से कई बड़े सवाल पूछे। सीजेआई ने कहा कि कानून में आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, क्या आप बता सकते हैं कि कितने सदस्य गैर मुस्लिम होंगे? क्या आप अदालत को भरोसा देंगे कि 2 पदेन सदस्यों के अलावा बाकी सब मुस्लिम होंगे? कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब आप वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य बना रहे हैं तो क्या हिंदुओं के ट्रस्ट में भी ऐसा होता है और हिंदू कैसे अन्य धर्म के बारे में फैसला कर सकता है? इस पर केंद्र सरकार के वकील ने जवाब दिया कि सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या आप कोर्ट के सामने ये बयान देने के लिए तैयार हैं वक्फ बोर्ड में 2 से ज्यादा मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इस पर एसजी ने कहा कि जी हम इसे हलफनामे में देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि देखिए मस्जिदों आदि में प्रवेश से जुड़े मुद्दे होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जो वहां जा सकें। इस पर एसजी ने कहा कि चैरिटी कमिश्नर जा सकते हैं। 1-2 नहीं बल्कि 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी और वे सभी इसके शेयर होल्डर्स थे। मतलब कि नेशनल हेराल्ड गांधी वाड्रा खानदान की संपत्ति नहीं थी, लेकिन साजिश के तहत सोनिया और राहुल ने नेशनल हेराल्ड की हजारों करोड़ की संपत्ति हड़प ली, नेशनल हेराल्ड को अपनी काली कमाई का एटीएम बना दिया। और अब जब ईडी ने इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की तो कांग्रेस इसे राज्य प्रायोजित अपराध कहने लगी और ईडी के दफ्तरों के सामने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। हालांकि धरना देने का हक तो कांग्रेस को है, लेकिन आज़ादी के दीवानों की प्रॉपर्टीज हड़पने का नहीं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेताओं पर शेयर हेराफेरी, भ्रष्टाचार और हजारों करोड़ की संपत्ति हथियाने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, नेशनल हेराल्ड 1937 में शुरू किया गया था। इसमें 5000 शेयर होल्डर्स थे, यानी इसके शेयर नेहरू खानदान की जागीर कभी नहीं रहे। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और बड़े बड़े लोग जो फ्रीडम फाइटर थे, जो बाद में कांग्रेस के बड़े नेता भी बने, मुख्यमंत्री वगैरह बने, उन सभी ने उसमें सहयोग किया। साल 2008 में नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया क्योंकि वो चल नहीं पाया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपए दिए थे। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी को कई एक्सटेंशंस हैं और वो किसी प्राइवेट बॉडी को फंड नहीं दे सकते। एक कॉरपोरेट षड्यंत्र किया गया ताकि ये पूरी संपत्ति गांधी परिवार के हाथ में आ जाए। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी के जरिए इसकी संपत्तियों पर कब्जा किया। यंग इंडिया में 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। प्रसाद ने दावा किया कि 50 लाख रुपए के बदले 90 करोड़ रुपए के शेयर ट्रांसफर किए गए, जिसके बाद दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल और पटना में हजारों करोड़ की संपत्तियां यंग इंडिया के नियंत्रण में आ गईं। प्रसाद ने कहा कि यंग इंडिया को एक गैर लाभकारी संगठन बताया गया, लेकिन इसने कोई चैरिटेबल कार्य नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 90 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया गया और केवल 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसके अलावा हरियाणा में 3 करोड़ रुपए में खरीदी गई जमीन को 8 करोड़ रुपए में बेच दिया गया, जिसे उन्होंने गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का नाम दिया। प्रसाद ने बताया कि ईडी ने इस मामले की जांच की और कांग्रेस के कई नेताओं से पूछताछ की। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी शामिल हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच की और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने 21 अप्रैल और 25 अप्रैल 2025 को सुनवाई की तारीख तय की है। प्रसाद ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले में जमानत पर हैं। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही रद्द करने की अपील की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। केवल ये छूट दी गई कि वे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के बजाय वकील के माध्यम से पेश हो सकते हैं। प्रसाद ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों को वेंडेटा करार देते हुए इसे कानूनी प्रक्रिया से बचने की कोशिश बताया। बीजेपी ने मांग की है कि इस मामले की गहन जांच हो और कानून को अपना काम करने दिया जाए। प्रसाद ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? अगर हजारों करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति का गलत तरीके से कब्जा किया गया है तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में जांच एजेंसीज स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं और धरनों से ईडी पर दबाव नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी जेल के मुहाने पर खड़े हैं। ईडी की चार्जशीट में आरोपितों की लिस्ट में पहला और दूसरा नाम इन्हीं दोनों का है। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उनकी पार्टी के टॉप नेताओं को ये दिन भी देखने पड़ेंगे। कोर्ट 25 अप्रैल से मामले की सुनवाई करेगी और हर दिन कांग्रेस की पोल पट्टी खुलने के साथ इन दोनों नेताओं की धज्जियां उड़ेंगी। लेकिन सवाल यह है कि अखिल देश की सियासत की इन दो बड़ी हस्तियों को कोर्ट के दरवाजे तक किसने घसीटा? हालांकि नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी हड़पने का पूरा प्लान काफ़ी सोच समझ कर बनाया गया था। फिर ऐसी क्या गलती हो गई कि इन दोनों नेताओं को जेल जाने की नौबत आ गई? और ऐसे कई और सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को तिहाड़ तक पहुंचाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ही थे। इसके पहले 2G घोटाला मामले में ए राजा और कनिमोझी को भी सुब्रमण्यम स्वामी ने ही शिकार बनाया। जयललिता और उनकी सहेली शशिकला का खेल भी सुब्रमण्यम स्वामी ने ही उजागर किया था और उनके यहाँ पड़े छापों में करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली थी और अब गांधी परिवार भी उन्हीं की वजह से मुश्किल में है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में आरोप लगाया था कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने AJL की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपए में हासिल किया और उन्होंने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। मामला अदालत में भी लाया गया और बाद में ईडी ने इसकी जांच शुरू की, लेकिन नेशनल हेराल्ड कोई पहला मामला नहीं जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप लगाए जाने के बाद जांच पड़ताल की जा रही हो, बल्कि ऐसे मामलों की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें स्वामी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसमें लंबी जांच प्रक्रिया चली। कई मामलों में नेताओं को जेल तक जाना पड़ा। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2017 में पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाए थे। स्वामी ने दावा किया था कि कार्ति ने अपने पिता के प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर विभिन्न कंपनीज को विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी दिलाने में मदद की, जिसमें एयरसेल, मैक्सिस और INX मीडिया के मामले शामिल हैं। इन्हीं आरोपों में कार्ति को CBI ने गिरफ्तार किया और उन पर कई कानूनी मामले दर्ज किए गए। उस दौरान कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने 1996 में जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दायर किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया
कि 1991 से 1996 के बीच जे जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थीं और तब उनकी संपत्ति में अवैध रूप से बेहिसाब वृद्धि हुई। जे जयललिता और उनके करीबी रिश्तेदारों में शशिकला, इलावरासी और सुधाकरन के पास उनकी घोषित आय से कहीं अधिक संपत्ति थी। आरोप था कि उन्होंने अवैध तरीके से 66 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई। 1996 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज करवाया। 1997 में तमिलनाडु पुलिस ने जे जयललिता और शशिकला के घर पर छापे मारे। भारी मात्रा में नकदी, गहने और कीमती चीज़ें बरामद हुईं। साल 2000 में जे जयललिता को इस मामले में पहली बार दोषी ठहराया गया, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ अपील की। 2014 में बेंगलुरु, क्योंकि केस ट्रांसफ़र हो गया था, विशेष अदालत ने जे जयललिता को दोषी करार देते हुए 4 साल की सज़ा और 100 करोड़ का जुर्माना लगाया। उन्हें तत्काल मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा।